नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपका जो संस्कृत भाषा शिक्षण है द्वितीय वर्ष डीएलएड के लिए, उसमें जो आपका सेकेंड यूनिट है उसके बारे में काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं कि मैडम आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि संस्कृत की विभिन्न विधाएं जो हैं वो आपकी इस यूनिट में दी हुई है। अच्छा, अब विभिन्न विधाओं में अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि काव्य, कथा, नाटक, निबंध, पत्र, संस्मरण, प्रहेलिका आदि ये सारी चीज़ें हैं। और गद्य, पद्य और चंपू काव्य का परिचय। और अगर हम हमेशा पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि चंपू काव्य से संबंधित प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि संस्कृत पद्य शिक्षण क्या है और संस्कृत गद्य शिक्षण क्या है। तो आप सभी को पता है कि संस्कृत में काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है और पहली जो कविता थी वो महाकवि वाल्मीकि के द्वारा रचित हुई और तभी से कविता का जन्म हुआ। अब प्रारंभिक स्तर पर जब हम काव्य का चयन करते हैं तब हम ये देखते हैं कि कविता के भाव की दृष्टि से जो है वो छात्रों का मानसिक स्तर बहुत अनुकूल होना चाहिए, तभी जो विद्यार्थी होता है वो कविता को समझ सकता है और लिख सकता है। लय और तुकबंदी से युक्त होना चाहिए काव्य, और छात्र लय के साथ उसको पढ़ें और बोलें। जीवन के लिए उपयोगी और उपदेश देने वाली होनी चाहिए। और कविता में मुख्य रूप से भाषा शैली और सुबोध उसका जो है वो बहुत रुचिकर होना चाहिए। अब हम आते हैं कि आपका गद्य कवि क्या है, उसकी व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है कि गद्य से क्या समझते हैं आप। तो गद्य संस्कृत की एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जिसमें निबंध लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं और इसमें व्याकरण के नियमों का बहुत अधिक पालन किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होती है। तो कविता में तो कभी कभी हम देखते हैं कि व्याकरण के नियम शिथिल हो जाते हैं, लेकिन गद्य में व्याकरण के नियम शिथिल नहीं होते हैं, ये हमेशा नियमों में बंधा हुआ होता है। पद्य में कवि जो होता है वो यदि कहीं कोई चीज़ को भूल जाता है तो उसको कवि की गेयता की व्यवस्था कह करके उसको क्षमा कर दिया जाता है, किंतु गद्य का जो लेखक है उसे बहुत ही समझदारी के साथ लेखन आना चाहिए। और नाटक, काव्य और गद्य काव्य, ये जो चीज़ें हैं इसमें नाटक एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो भी आपका नाटक देखने वाला होता है या करने वाला होता है उसको बहुत ही आनंद आता है, जितना कि कविता में आनंद आता है। अब अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि संस्कृत के नाटकों में बीच बीच में श्लोक भी पाए जाते हैं और इसमें पाली या प्राकृत भाषा का बहुत अधिक उपयोग होता है। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य की जितनी भी कहानियाँ देखेंगे उसमें पाली या प्राकृत भाषा का आप उदाहरण पाते हैं। तो इस प्रकार से नाटक जो है वो आपकी एक गद्यात्मक रचना होती है। फिर हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य जो है उसका विश्व में कथा की उद्गम भूमि है, ये माना जाता है। ऐसा प्रश्न आता है कि संस्कृत जो है वो भारत में ही पैदा हुआ, तो ये बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है वो आर्य समाज की भाषा थी, आर्यों की भाषा थी। और धीरे धीरे जो लोग भी आए वो बाद में जनसंचार की भाषा बनी। यहाँ का रहन सहन, आचार विचार जो था वो पूर्णतः मिलती चली गई। और संस्कृत साहित्य में कथाएं केवल कौतुकमयी और प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए नहीं होती, बल्कि धार्मिक शिक्षा भी हमें प्रदान करती हैं। और अगर हम देखते हैं तो हम ये प्राचीन कथानक में ये पाते हैं कि विस्मय, उत्साह, क्रोध, वीरता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए आपको अनुभूतिक रूप से काल्पनिक प्रसंगों को भी कहकर सुनाया जाता था। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य जो है वो विश्व में कथा का उद्गम भूमि कहलाता है। फिर संस्कृत में पत्र लेखन क्या होता है, तो पत्र लेखन की प्राचीन और नवीन प्रणाली में अंतर भी कई बार पूछा जाता है। उसमें हम ये पाते हैं कि ये पत्र लेखक का स्थान जो होता है वो पहले लिखा जाता था, तो
इसमें पत्र का प्रारंभ स्वस्ति से करते थे और उसके बाद पत्र लेखक का नाम लिखा जाता था। उसके आगे लेखक का नाम लिखने के बाद पत्र जिसे लिखा जाता था उसे आयुष्मान, श्रीमान आदि यथोचित संबोधन करके पूरा संदेश फिर दे दिया जाता था। लेकिन नवीन प्रणाली में जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा नहीं लिखा जाता, उसमें सीधे स्थान और तिथि लिख दी जाती है। बाद में अंत में स्वसंबंध निर्देशित करके अपना नाम लिख दिया जाता है कि आपका प्रार्थी है, भवदीय है, आपकी पुत्री है, आपकी माता है, आपकी पत्नी है, इस प्रकार से। तो प्रार्थना पत्र और सूचना पत्र आधुनिक भाषा और हिंदी या अंग्रेजी के पत्रों के अनुसार लिख दिए जाते हैं। तो व्यापारिक पत्र संस्कृत में नहीं लिखे जाते। अगर हम पत्र लेखन पे आते हैं तो हम ये पाते हैं कि औपचारिक पत्र जो हैं वो यहाँ पर संस्कृत में नहीं होते। फिर संस्मरण क्या है? तो संस्मरण वही चीज़ है जो आपका कोई ऐसी घटना जो आपके जीवन में हुई है उसको आप लिखते हैं तो हिंदी में वो संस्मरण बन जाती है। लेकिन जब हम संस्कृत में आते हैं तब हम देखते हैं कि संस्मरण जो होता है वो ऐसी चीज़ है जिस पर कभी भी किसी प्रकार की रचना ना की गई हो। तो संस्कृत साहित्य द्वारा ही विभिन्न साहित्यों में संस्मरण लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत हम किसी यात्रा का वर्णन लिख सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं, जीवन में घटित होने वाला कोई ऐसा प्रसंग लिख सकते हैं जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये क्रमबद्ध पंक्ति में ही लिखते जाते हैं, तभी ये संस्मरण माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आपका साहित्य है उसमें आता है आपका चंपू काव्य। तो और ये प्रश्न में बहुत पूछा जाता है कि चंपू काव्य क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषाएं दीजिए। तो गद्य और पद्य के समानुपातिक मिश्रित काव्य को संस्कृत साहित्य में चंपू काव्य का नाम दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि कहीं कहीं लोग अलंकार में गद्य और पद्य को मिश्रित वाक्य करते हुए और कोई ना कोई नाटक लिख दिया जाता है। नाटक ऐसे होते हैं जिसमें आपका गद्य भी होता है और कई कई जगह पंक्तियाँ और कविताओं को भी सुना दिया जाता है, तो वो आपका गद्य और पद्य का मिश्रित काव्य रूप हो जाता है जिसे चंपू कहा जाता है। अब इसमें बहुत ही पारस्परिक संबंध हो जाता है गद्य और पद्य का, और संगीत और वाद्य के सहयोग का भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो पाते हैं कि चंपू काव्य की परिभाषा जो थी सर्वप्रथम आचार्य दंडी के काव्यादर्श से प्राप्त होती है। ये दंडी जो थे वो आपकी सत्यनारायण की कथा में आपको नॉर्मली सुनने के लिए मिलती है। तो ये बहुत बड़े कवि थे और संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े प्रणेता थे। नल चंपू एक प्रसिद्ध चंपू काव्य है जिसके रचयिता महाकवि त्रिविक्रम भट्ट थे। ये प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि प्रसिद्ध चंपू काव्य कौन सा है और उसके रचयिता कौन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं गद्य और पद्य काव्य। कई ऐसे होते हैं कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। तो गद्य जो होती है वो छंद रहित रचना है और पद्य जो है वो छंदबद्ध रचना है। गद्य में विराम चिन्हों का आवश्यक गति का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन पद्य में ऐसा नहीं होता। इसमें लय और आरोह अवरोह का ध्यान रखा जाना चाहिए। गद्य अगेय है और पद्य जो है वो गेय है। और गद्य में कला पक्ष की दृष्टि से शैली की प्रधानता होती है, लेकिन पद्य में हम देखते हैं तो रस, छंद और अलंकारों की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संस्कृत जो है उसमें कौन कौन से काव्य होते हैं, इसकी कौन सी विधाएं होती हैं कि नाटक, कहानी, एकांकी, संकरण। तो कहानी तो आपकी होती है, लेकिन आपकी एकांकी जो है वो संस्कृत में बहुत कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम चंपू काव्य, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, नाटक और संस्मरण पर ही हमारी जो साहित्य की विधा है वो टिकी हुई है। और आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कीजिए। आने वाले समय में मैं एक एक टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके एक एक टॉपिक को बताने वाली हूँ। तो आप इस चैनल को देखते रहिए। इसमें बहुत तरह की हम लोग सीरीज़ ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। धन्यवाद।